अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। और आई एम सो ऑनर्ड टू बी शेयरिंग स्टेज विद माई टीचर्स। डॉक्टर शफीक जलंधरी साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे ताया अबू के हमारे ख़ानदानी उस्ताद कह लें आप हैं, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती और उनके अल्फाज मेरे लिए किसी सवीनियर के दर्जे से कम नहीं है। और खालिद साहब का भी मैं दिल से बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि हम मीडिया में थे जब सर को हम देखा करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीसीबी के हवाले से, और वो बड़ा अच्छा दौर था जब सर ने जो है क्या कहते हैं स्पेयर हेड किया हुआ है पीसीबी को। तो सर बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा, टॉपिक जो है इसकी ब्रेथ एंड डेप्थ जो है वो बहुत बड़ी है जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक महीना हो गया पूरा 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च कि हम इसको अनपैक करें, इसको डीकोड करें, लेकिन थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको लेके जाना चाहता हूँ 1950s के बाद। जिस दुनिया में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो रूल बेस्ड ऑर्डर की दुनिया नहीं है, ठीक है। एक तरह से डिटीरिएशन हो चुका है वो रूल बेस्ड ऑर्डर, एक अनार्किक सिचुएशन है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं। 1945 के बाद जो ऑर्डर खड़ा किया गया था उसके अंदर ईरान बड़ा करीब था वाशिंगटन डीसी के। जो आज जिस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त अटैक कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसी अमेरिका ने शुरू करवाई थी। वहाँ पे एटम्स फॉर पीस के नाम पे पहला न्यूक्लियर जो उन्होंने आप कह लें रिसर्च सेंटर्स खोला था वहाँ पे तेहरान के अंदर, और एमआईटी से पढ़े हुए थे ईरान के साइंटिस्ट। आइजन हावर का जो एक फ़लसफ़ा था जिसमें वो चाहते थे कि जो पहलवी डायनेस्टी है उसके साथ ताउन जो है वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला जाए। लेकिन 79 के बाद का जो ईरान है उसको लेके 47 साल से जो रजीम जिसकी अंडर सेंक्शन अब पाबंदियाँ ज़्यादा देख रहे हैं आप, तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा वाज़ा करना इसलिए ज़रूरी है कि वेस्ट जिस तरीके से उन तमाम कंट्रीज़ को लेबल करता है जो उसकी पॉलिसी लाइन को टो नहीं करते। जो हम देख रहे थे क्यूबा के साथ सलूक है उनका, वेनेजुएला के अंदर, ये सारा वही ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबमिशन से इनकार कर दिया था कि ना आप हमें सब्जुगेट कर सकते हैं, हम अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एग्जॉस्ट करेंगे कि हमने क्या करना है। तो 79 के बाद से इस्लामोफोबिया का फिनोमेना ग्रीन मैनस के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कितनी बायस रिपोर्टिंग करता है वेस्टर्न प्रेस। और उसके ऊपर भी हम आएंगे कि किस तरीके से वो नैरेटिव शेप करते हैं और जो रेटरिक है उसके अंदर सारे मामला आता है। और आयतुल्ला अली खामनाई को किस तरह मॉन्स्टर इन्होंने डिक्लेयर किया, और उनकी शहादत की भी हम बात करेंगे। चले मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको लेके आता हूँ। 28 फरवरी से पहले ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर कर रहा था जनीवा के अंदर। 12 जून को उसने छठा दौर किया ओमान के साथ, आपको पता है जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे, और इन्होंने अटैक किया। तो अब देखें दो कंट्री, एक रूल बेस्ड ऑर्डर का चैम्पियन और दूसरी तरफ आपका खड़ा है इजराइल है जो कि रीजनल हेजमॉन बनने की यहाँ के ऊपर कोशिश कर रहा है काफ़ी अरसे से। तो सबुटाज किया, इसीलिए आज का ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आना चाहता है आयरन क्लॉड गारंटी के साथ है। तो अटैक लॉन्च करते वक्त अमेरिका के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स थे वो इजराइल के साथ अलाइन करते थे। ये दोनों दोनों मुल्क का जो असल पर्पस था रजीम चेंज, वो आपने देखा टेक्टिकल लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली उनकी कामयाबी थी कि 24 आवर के अंदर उन्होंने टॉप टियर को उसी तरह एलिमिनेट किया जैसे उन्होंने 12 जून को किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि लोग बड़ा सवाल करते हैं कि उन्होंने ओपन एआई का जो क्लॉड वर्जन इस्तेमाल किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिस तरीके से मोल थे वहाँ के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन की बेस पे आयतुल्ला अली खामनाई का जो पास्चर स्ट्रीट के ऊपर कम्प्लेक्स था उसे रिड्यूस टू रबल किया। मैं आपको बताऊं कि आयतुल्ला अली खामनाई इस चीज़ को अच्छी तरह समझते थे कि एक 86 साल बूढ़े की ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी मौत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी शहादत जो है आप एक तरह से कहें इस काज के अंदर कंट्रीब्यूट की। और वही ईरान जो दिसंबर में अपनी रियासत के सामने खड़ा था अब अपनी रियासत के साथ और उसके पीछे खड़ा है। इसके अंदर आपको कौमों की नफ्सियात के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जीसीसी कंट्री का माइंडसेट क्या है, और 6000 साल की तारीख़, तहज़ीब और सकाफ़त पे मुश्तमिल एक कौम जो है वो किस तरह से नेशनलिज़म की बेस पे दे हैव बिन रैलिंग अराउंड देयर फ्लैग। अच्छा, हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर उनकी सक्सेस थी, लेकिन रजीम चेंज को लेके जो पॉपुलर अपराइजिंग की बात थी, ना वो मॉडल लिबिया का बन सका, ना वो मॉडल इराक़ का बन सका, और ना अफ़गानिस्तान का। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि इसी ग्रेट अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, मॉडर्न रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर 60 साल में उन्होंने कोई एक जंग भी नहीं जीती। वियतनाम देख लें, इराक़ देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, 9/11 के बाद जितनी बम्बार्डमेंट की, इवन लिबिया देख लें,
ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं डेथ, डिस्ट्रक्शन, क्योस और क्राइसिस उन्होंने ज़रूर क्रिएट किया। तो टैक्टिकल लेवल पे उस जंग के बाद जिस तरीके से हमने सूरत हाल बदलते हुए देखी, उसके अंदर ईरान ने, याद रखें, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। ईरान का कोर पर्पज़ क्या है? सर्वाइव करना। उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करके पूरी दुनिया को बताई है कि आपकी एनर्जी की सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। आपकी इकोनॉमी की सिक्योरिटी, आपके घर के चूल्हे, आपके गाड़ी का फ्यूल टैंक, आपकी प्लेट के अंदर खाना और आपकी लाइवलीहुड, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है ईरान की सिक्योरिटी के साथ। और इस चीज़ के अंदर वो कामयाब रहे। याद रखें, इस जंग को देखने के बड़े एंगल हैं। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी क्लाइमेट की भी कॉस्ट है, इसकी ह्यूमन कॉस्ट है जो बहुत कम डिस्कस की जाती है, एनर्जी की कॉस्ट है, फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल, ट्रेड, टूरिज़्म और ट्रैवल, सारा कुछ इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। और एक महीने के अंदर ईरान की जो विल टू फाइट और विल टू सर्वाइव दुनिया ने देखी। और याद रखें, ईरान ने 2 मिथ जो हैं वो पिछले 7 महीने में बस्ट कर दी हैं। पहली मिथ ये थी कि इज़राइल इम्प्रेग्नेबल है, उस पर अटैक लॉन्च नहीं हो सकता, उनके पास आयरन डॉम है, उनके पास एरो 3 है, उनके पास डेविड स्लिंग है। लेकिन जो टेड पोस्टल हैं, MIT के प्रोफेसर एमरेटस कहते हैं, और जो इस चीज़ को समझते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम को, उन्होंने कहा जिस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर ईरान ने इन तीनों सिस्टम्स को सैचुरेट किया और जितने स्मार्टली उन्होंने आउटपेस करते हुए जो बैरेज फेंका मिज़ल्स का, उसके अंदर ईरान ने पुराने मिज़ल के साथ पहली दफ़ा हैरान कर दिया दुनिया को कि डमी मिज़ल के थ्रू उन्होंने इंगेज किया इन डिफेंस सिस्टम को। और जैसे ही वो उसको इंटरसेप्ट करते थे, ईरान वेव के अंदर बैरेज फेंकता था। और अभी अमेरिका के, आपको पता है, इंटरसेप्टर्स पैट्रियट जो कि साल में 700 बन सकते हैं, वो डिप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। RUSI जो UK का बड़ा थिंक टैंक है, वो कह रहा है ना मिडल ईस्ट के पास स्टॉक पाइल है, ना यूरोप के पास गोदाम के अंदर वो इंटरसेप्टर्स हैं, और ना ही इज़राइल के पास हैं। लेकिन ईरान के बारे में अभी भी जो है स्पेकुलेशन है कि उनके पास कितने मिज़ल्स हैं। उन्होंने 700 जो बैलिस्टिक मिज़ल जो हैं वो तो एग्जॉस्ट कर दिए हैं, 1500 के करीब तो ड्रोन उन्होंने सिर्फ UAE के ऊपर फेंके हैं। तो ईरान इस चीज़ को मेंटेन करने के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है कि मैं ये जंग वक्ती तौर के ऊपर जो है नहीं लड़ रहा, मैं स्प्रिंटर जो रनिंग है उसके लिए नहीं खड़ा जंग में। और याद रखें, ईरान की हमेशा से 20 साल की स्ट्रेटजी है जंग को तूल देना। उसका काम, उसका पूरा डॉक्ट्राइन खड़ा है दुश्मन को थकाने पे। आप देखें किस तरह से लॉजिस्टिक एग्जॉस्ट कर चुका है अमेरिका। जिस तरह मैंने कहा कि उनके जो स्टॉक पाइल्स हैं, जो गोदाम हैं, वो डिप्लीट हो गए हुए हैं। उसके ऊपर हम तफसील से बात कर सकते हैं। मेरे पास टाइम की जो है ना, आप कह लें कंस्ट्रेंट लिमिटेशन है, इसलिए मैं सिर्फ डॉट्स आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो टेक्टिकल लेवल पे विन करने के बाद जो सेकंड और थर्ड लेवल होता है ऑपरेशनल लेवल, और जो थर्ड लेवल है इस वक्त हम देख रहे हैं स्ट्रेटजिक लेवल, ईरान डोमिनेट कर रहा है। याद रखें, इसके अंदर कोई जज्बाती किस्म की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल जितने टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जेफरी सेक्स हो जाए, जॉन मीर शाइमर हो जाएं, प्रोफेसर जियांग हो जाएं, टेड पोस्टल हो जाएं, रॉबर्ट पेप हो जाएं, सब यही बात कर रहे हैं कि ये एक तरह का एस्केलेशन ट्रैप है और ईरान ट्रैप में अमेरिका को लेके आ गया। अब अमेरिका जो है डिसाइड नहीं कर सकता ऑफ रैम्प कि वो कब जंग से निकलेगा। जंग ने एस्केलेट करना है या जंग ने ख़त्म होना है, ये फ़ैसला अब इरानियंस करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, ईरान का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जंग को सर्वाइव करना। और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे हैव बीन डूइंग राइट नाउ। इन्होंने टीयर टॉप को एलिमिनेट किया, लेकिन वहाँ पे आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल है। 86 साल हामनाई के बाद उनके 56 साल बेटे। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ये मुल्ला करते हैं, वेस्ट करता है कि इरानियन जो है ये मुल्ला हैं, मुलायत है। यहाँ पे भी ख़ास तरह की सोच जो है कार फरमा होती है। इरानियन अली लारेजानी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर PhD तेहरान यूनिवर्सिटी में लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। अब्बास इराक़ची UK यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से पॉलिटिकल थॉट में PhD उन्होंने की थी। इसी तरीके से उनके प्रेसिडेंट, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कोई हार्ट का सर्जन हमारे मुल्क का जो है सदर बनेगा, और वो इलेक्शन जीत के डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं इस वक्त ईरान को चला रहे हैं। और जो आयतुल्ला मुश्तबा हामनाई हैं वो PhD स्टूडेंट के सुपरवाइज़र हैं। आपको ये दूर दूर तक ट्रजेक्ट्री मिडल ईस्ट के अंदर अक्रॉस दी आप चेक कर लें, अरेबियन पेनिनसुला दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने डिफाइंस टोन को मेंटेन करके रखा हुआ पूरा 1 महीना आपके सामने है। तो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो उनका डॉक्ट्राइन था, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान किस तरह सर्वाइव कर रहा है। उनकी एपाटाइट है ऑब्जॉर्ब करने की जंग को। ऐसा नहीं है अटैक नहीं हो रहे, 26,000 अटैक हो चुके हुए हैं।
अभी अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16,000 के करीब अमेरिकन ने किए हैं सर्जिकल स्ट्राइक, लीथल बॉम्बिंग की हैं, क्योंकि पूरी एयर स्पेस उनके कंट्रोल के अंदर है। और दूसरी तरफ जो इरानियंस हैं वो उसके अंदर उन्हें काउंटर नहीं उस तरीके से, ऑफ कोर्स उनकी लिमिटेशंस हैं। और याद रखें ईरान ने कॉन्शियसली अपनी एयर फोर्स पे काम नहीं किया था। उसकी वजह है कि अगर वो 1,000 किलोमीटर दूर हिट करना चाहते इसराइल को तो उन्हें रीफ्यूलिंग के लिए कोई ना कोई टच डाउन जो है दस्तयाब होना चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने बैलिस्टिक मिज़ल के थ्रू जो है इंगेज किया वहाँ के ऊपर। और जिस तरह से सस्ते तरीन उन्होंने ड्रोन्स जो कि 25 से 50 हज़ार डॉलर का है उसके थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर के उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं इंगेज करके एक मैसेज दुनिया को दिया कि 21वीं सदी के अंदर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, एसिमेट्रिक जो गैर रवायती वॉरफेयर है, उसके थ्रू उसने दुनिया की मिलिट्री माइट, दुनिया की बड़ी वॉर मशीन जो 20वीं सदी में कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के लिए बनाई गई थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, उसको उसने मुकम्मल तौर के ऊपर बेबस और न्यूट्रलाइज कर दिया। अब उसका डिसेंट्रलाइजेशन का मैं मॉडल बताता हूँ सिर्फ समझने के लिए कि ईरान सर्वाइव कैसे कर गया। लिबिया भी अपना हम देखते हैं, कदाफ़ी जो है उसका डिबाकल हुआ तो ट्रिपोली जो है अभी तक संभल नहीं सका। इसी तरीके से आप इराक़ को देख लें, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल सामने, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन उसके अंदर ये है कि इनका डिसेंट्रलाइजेशन के तहत एक मोज़ाइक मॉडल है। उसके अंदर 31 सूबे हैं, 31 सूबों में IRGC के कमांडर जितने हैं वो सब के सब टेक्निकली आर्मी चीफ है वहाँ के है। क्योंकि अगर चेन ऑफ कमांड टूटती है, अगर वो कम्युनिकेशन डिसरप्शन की वजह से तेहरान में अपनी लीडरशिप से राब्ते में नहीं आते तो उनके पास इतना स्टॉक पाइल है, मिज़ल्स का इतना बैरेज उनके पास है और ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके पास है कि वो खुद से जो है फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक है उनके लिए। और याद रखें ट्रिपोली, फॉल ऑफ ट्रिपोली हुआ, फॉल ऑफ बगदाद हुआ, उसकी एक रीज़न थी है क्योंकि वहाँ के ऊपर चेन ऑफ कमांड एक बंदा होल्ड करता था। सद्दाम हुसैन का मतलब है कि असल गवर्नमेंट जो है सद्दाम हुसैन है, उसके गिरते ही गवर्नमेंट कलेप्स कर गई। लेकिन यहाँ के ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग के मॉडल जो है उसके अंदर लेयर्स हैं। वहाँ पे डिफेंस कौंसल उनकी अलग काम करती है, नेशनल सिक्योरिटी कौंसल उनकी अलग काम करती है, गार्डियन कौंसल उनकी अलग काम करती है, और उसके अलावा टॉप के ऊपर जो बैठा उनकी पार्लियामेंट है वो अलग से अपना काम कर रही है, और आयतुल्लाह से मुतल्लिक जो उनका क्लोज़ कबाल है वो अलग से काम करता है। इसलिए इन सब को न्यूट्रलाइज़ करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और एक और चीज़, वहाँ पे एक ग्रुप है बसीज के नाम से, जिसे वेस्ट कहता है ये मलेशिया है और ये पैरामिलिट्री फोर्स है, बिल्कुल भी नहीं। वो इमाम ख़ुमैनी ने 1980 से 1988 के दरमियान जो जंग थी इराक़ और ईरान की उसमें बनाया था। बसीज का मतलब है तैयार, रज़ाकार नहीं। वहाँ पे किसानों की बसीज है, टीचरों की बसीज है, ख़वातीन की है, कुछ है, और वही असल में सिस्टम को इंटैक्ट रखे हुए हैं। और फिर जो नेशनलिज़म की मैंने बात की वो आपको अक्रॉस दी मिडल ईस्ट नज़र नहीं आता। उनका एक ही नारा है, चाहे वो अहले तशी हैं, चाहे वो सेकुलर हैं, चाहे वो इथियस्ट हैं, ईरान किश्वर माँ, ईरान हमारा वतन है। वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले हम इन लोगों को बाहर फेंकेंगे। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुल्क के ऊपर इन्वेजन की नी जर्क रिएक्शन के साथ विदाउट नोइंग दिस वेरी फैक्ट कि उनकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मिस की कि उनका जोग्राफिया क्या। इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है। 16 लाख मुरबा किलोमीटर के ऊपर फैला ये कंट्री है। पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान इसमें से निकलते हैं, 3 फ्रांस निकलते हैं। और याद रखें जब पिछली दफ़ा उन्होंने इन्वेजन की थी इराक़ के अंदर 1,60,000 आर्मी लेके आए थे। अभी की लेटेस्ट डिटेल में नहीं मैं जाता कि 8,000 मरीन डिस्पैच किए हैं, एम्फीबियस उनका वॉर ग्रुप आ रहा है। याद रखें इस जंग को अगर आप गेज करना चाहें तो ऑयल की प्राइस टैग से गेज करें आप कि ईरान किस तरीके से पूरी दुनिया को, इकॉनमी को यरगमाल बना चुका है। इन्होंने ईरान के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई, ईरान ने पूरी दुनिया पे आज माशी पाबंदियां लगा दी हुई हैं। ये भी मकाफात अमल है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और याद रखें गल्फ़ ने ये कभी नाइटमेयर भी ये सोचा, तसव्वुर नहीं किया था, उनका नाइटमेयर था ये जो ईरान ने इस वक्त अनलीश किया उन पे। और आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी लिसनिंग कि सर को इस चीज़ का इदराक है कि ईरान ने किसी सॉवरन कंट्री पे अटैक नहीं किया। याद रखें किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की एम्बेसी उसकी टेरिटरी होती है। जब आप कदम अंदर रखते हैं तो आप उस मुल्क के अंदर एंटर हो चुके हैं, उसके लॉ आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह से वो 13 मिलिट्री बेसिस जो फैली हुई हैं यहाँ के ऊपर है, जो शट डाउन हो चुकी हुई हैं, और आज अमेरिकन ट्रूप्स 11,000 के करीब एयरबीएनबी में ठहरे हुए हैं, 4 माउंट के अंदर पाम जमीरा में छुपे हुए हैं, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज़ की आवाम को। और 1973 के अंदर ये भी मैं बता दूं कि ऐसा क्यों है, उन्होंने 13 क्यों बनाई। 73 के ऑयल एम्बार्गो के बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पेट्रो डॉलर के अंदर आप डॉलर के अंदर पैक करें,
अपने तेल को, उसके बदले जितने बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे आप अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। तो 1991 की गल्फ़ वॉर के बाद ये 13 वहाँ के ऊपर बनाएंगी मिलिट्री आउटपोस्ट, और याद रखें ये सारी गल्फ़ स्टेट्स ने अपने पैसों से बनाई। अल हदीद बेस जो सबसे बड़ी है वो भी कतर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो ये चीज़ समझने के काबिल नहीं थे। उसकी बड़ी वजह ये है, ये याद रखें, इंटेलेक्चुअली पुअर किस्म की लीडरशिप है। मैं बात कर रहा हूँ जीसीसी की। और कभी कोई बादशाहत अपनी फ़ौज को ताकतवर इसलिए नहीं करना चाहती कि वो रजीम को फॉल ना कर दे, गिरा ना दे। इन्हें ख़तरा था सद्दाम हुसैन से, नेतन्याहू को भी था, तो वो देख लें किस तरह से किया, और अभी भी इस तरह से। इरानियंस जो हैं, आपको उनका इंटेलेक्ट, मेरे ख्याल में उसके ऊपर मैं बड़ी गुफ्तगू कर सकता हूँ अगर आप चाहें, कि उनका इंटेलेक्चुअल जो डिस्पोजिशन है, उनका मेंटल लैंडस्केप 1000 दर्जे बेहतर है इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट की गई गल्फ़ स्टेट से, जिन्हें कुवैत, कतर वगैरह कहते हैं। इनका कोई वजूद नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं इनकी है। आप एक स्कॉलर नहीं बता सकते मुझे इन 6-7 मुल्कों का। और इरानियंस के बारे में तो अगर इनकी पोइट्री खंगाल लें, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई थे वो साहिब दीवान शाहिर थे, उनका तखल्लुस था अमीन, और उनका बड़ा प्यारा शेर है कि सर की कीमत सर से उतरने के बाद लगती है। तो एक ऐसी कौम जिसके अंदर जो है डायनामिज़म है, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिलता, इस तरह की कौम के साथ हेड ऑन कलिजन करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जनरल केन ने, जो उनके आर्मी चीफ़ हैं, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ, उसने बता दिया था यहाँ वेनेज़ुएला का सिनेरियो नहीं है, यहाँ वियतनाम का सिनेरियो आपको मिल सकता है, इसलिए बेहतर है कि पुल आउट कर दें। अब मैं आता हूँ जो सर का सवाल था कि जंग आगे कितना जाएगी। याद रखें, एस्केलेशन ट्रैप के अंदर रॉबर्ट पेप कहते हैं, जो कि टॉप्स अपना पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिका के, उन्होंने एक बुक लिखी है, 100 ईयर्स पिछले उन्होंने नेविगेट किए हैं, कि एयर बॉम्बिंग कभी भी रजीम चेंज नहीं कर सकती जब तक वहाँ के ऊपर आवाम जो है वो अपराइजिंग के अंदर ना आए। उनका कहना यह है कि जंग का आखिरी मौका है जो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र कर रहा है। याद रखें, हम जंग में मसालियत नहीं करा रहे, ये भी टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, हम फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि हमारा लेवरेज नहीं अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जो है हम गारंटी दें कि अमेरिकन अटैक नहीं करेंगे, और ना ही हमारा लेवरेज जो है ईरान के ऊपर है। बाकी नो डाउट हमारी जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है, हमारा जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है, पिछले जो 8 महीनों से आपने देखा है फॉलिंग 10 मई, वो पूरी दुनिया में बड़ा है, और हमने बड़ा स्मार्टली जो है मूव किया, रीजन के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी, और ओवरऑल दुनिया की तीनों ग्लोबल पावर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बड़े रीज़नेबल हैं, जिसमें हम अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन अगर जंग इससे आगे गई, याद रखें अमेरिका ने जो अभी ट्रूप्स डिस्पैच किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के हैं। उन्होंने जो 82 एयरबॉर्न डिवीज़न वहाँ पर डिस्पैच किया है, उसके साथ उन्होंने मेडिकल कोर की टीम जो है वो भी भेजी है, और साथ में उन्होंने ब्लड बैंक्स भी भेज दी हैं वहाँ के ऊपर। इसका मतलब है कि वो हार्क रीजन जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल की एक्सपोर्ट होती है, 90% एक्सपोर्ट होती है, और ये 15 माइल दूर है ईरान की साहली पट्टी से, उसको उन्होंने पहले अटैक किया था 2 हफ्ते पहले। उसकी जो फ़ौजी तनसीबात थी, अगर वहाँ पे वो अपना बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं तो अमेरिका को अपने आप को फिक्स जगह पे एक्सपोज करना पड़ेगा। और इरानियंस ने कहा है कि ये हाई एस्केलेशन रिस्क होगा अगर उन्होंने ऐसा किया, हमारी तनसीबात के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड किए, तो उसके बदले हम कतर में, सऊदी अरेबिया के अंदर, इन तमाम कंट्री के डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि याद रखें उनका अपना कोई फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है, वो समंदर से पानी लेके प्रोसेस करते हैं, उन्होंने कहा हम उन्हें हिट करेंगे, हम जितनी भी, उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर्स हैं रीजन में उसको हिट करेंगे, और हम गैस और ऑयल फील्ड्स को हिट करेंगे अगर इन्होंने हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन को पकड़ने की कोशिश की। तो असल प्रॉब्लम अमेरिका की यही थी, पूरे 1 महीने में वो ग्रेविटी जो है, आप कह लें कि जो इस वॉर के अंदर जो असल ग्रेविटी थी, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, और वो एक ही था, वो कौन सा था, आबनाए हुर्मस, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। और इरानियंस को पहले दिन से ये चीज़ पता थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वॉर का वो यही बनेगा। और याद रखें अमेरिका ने ऐसा जो किया ये हिस्ट्री का हिस्सा है, स्विस मूवमेंट है ये अमेरिका का, क्योंकि यही यूके ने किया। यूके ने भी फ्रांस के साथ कब्जा करने की कोशिश की, अगर आपको याद हो, स्विस कैनाल पे, उसका हशर आपके सामने है। हमेशा ग्रेट पार अपने ह्यूब्रस, अपने जोम के अंदर पैराफरी के ऊपर अपनी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनसे मिस हो जाता है। और यही ईरान जो है उसने आउट पेस किया यहाँ के ऊपर, कि उसने 2 न्यूक्लियर कंट्री, इजराइल जो रीजनल हेजमन है और अमेरिका, दोनों को साइमल्टेनियसली इस वॉर के अंदर बैटल फटीग का शिकार कर दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने गेज करना है कि अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से हर्ट हुई है, दुनिया का इंसानी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो ये लेके उतरे हुए थे गिब्राल्टर फोर्ट,
वो इस वक्त साइप्रस के करीब है, मुरम्मत करवा रहा है, उसकी लॉन्ड्री में आग लगी थी जब इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। तो वो $13 बिलियन का जो लेके आए हुए थे, जिसे नेवी का ज्यूल कहते हैं, इरानियंस ने सस्ती टेक्नोलॉजी से उसे हिट किया। दूसरा जो गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर ठहरा हुआ था इब्राहिम लंकन, उसको भी हटा लिया गया। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की जो आर्मी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर आप कह लें डीमोरलाइज है। और ये हम नहीं कह रहे, अभी कल की रिपोर्ट्स हैं अमेरिका के हवाले से कि वहाँ के ऊपर जो कॉन्शियस ऑब्जेक्टर एक टर्म इस्तेमाल होती है, जिसमें 1000 से ऊपर फ़ौजियों ने कहा है हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, हम इखलाकी और कानूनी जवाज़ का दावा दायर करना चाहते हैं कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहते। और जो तंजीम इसको नेविगेट कर रही है, उन्होंने कहा कि बगावत के आसार है अमरीकी फ़ौज के अंदर है। और रॉबर्ट पेप कहते हैं कि जो हालिया सर्वे आया उसमें 36% ने कहा है कि ये वॉर जो है ये अनकॉल्ड फॉर थी, अनकैलिब्रेटेड थी, मिस कैलकुलेशन थी इसके अंदर, और ये पॉइंटलेस थी। और वो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ सकती है। इतना पॉलिटिकल वायलेंस उन्होंने कहा इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिवाइसिव गवर्नमेंट है। और याद रखें डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंडोर्समेंट नहीं मिली सेनेट से। सेनेट में 53% ने वॉर जो एक्ट है उसके हक में वोट दिया, 47 ने कहा नहीं। और जो लोअर हाउस है उसमें 212 ने कहा नहीं, 219 ने कहा यस। तो नवंबर के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हाईली लाइकली है वहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन हार जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप का रजीम जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं निकालेगा। तो रजीम चेंज शायद अमेरिका में तो ज़रूर हो जाए, लेकिन ईरान में दूर दूर तक इसकी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। और याद रखें मेरी अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसे ईरान की जंग नहीं समझता, मैं इसे मुसलमान की जंग समझता हूँ। और इकबाल इस फ़लसफ़े को अच्छी तरह समझते थे। याद रखें ये रस्म शबीरी वो अदा कर रहे हैं। और मुझे इकबाल का शेर याद आता है, मैं तुझको बताऊं कि, शायद अगर मिस्टेक हो जाए तो मुझे दुरुस्त कर लीजिएगा, मैं तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल तौसो रबाब आखिर। तो शमशीरो सना ईरान के अंदर है और तौसो रबाब जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर आप देख रहे हैं पिछले चंद सालों से। याद रखें दुनिया का कोई कंट्री जिसमें ना अहल हुक्मरान भी हो तो वो अच्छी तरह समझता है कि सॉवरेनिटी बचाने के लिए कोई कंट्री अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं करता, जिस तरह इन्होंने अमेरिका को आउटसोर्स सिक्योरिटी की हुई थी। और आज सूरत हाल सामने है कि किस तरीके से वो ईरानी मिज़ल्स के जो हैं वो निशाने के ऊपर हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यूएई कंट्री जो है, मुझे वो भी बताने दें कि दे हैव आस्क फॉर इट। इनमें से यूएई एक ऐसा कंट्री है जो आप कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्स है, जो कि इसराइल के साथ नेक्सिस बना चुका हुआ है, अपना सबसे ज़्यादा वेपन वहाँ से परचेज़ करते हैं। एंटी पाकिस्तान है, एंटी सऊदी अरेबिया, एंटी टर्की और कतर हैं। सूडान को देख लें, उसमें हमारे इंटरेस्ट, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, सुन्नी वर्ल्ड, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लिबिया में देख लें, हफ्तार की आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, जहाँ पे हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह सोमाली लैंड जो मोगादेशो के ख़िलाफ़ जो एक अलहदा सा बना है जिसमें इसराइल ने उसे तस्लीम किया, उसमें भी है। तो हमारे अंदर से जो एक अपना रवायत है मुसलमानों की है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप यूएई को देखें। और नो डाउट जैसे सर ने बात की, इकोनॉमिक लाइफ बड़ी हर्ट होगी पाकिस्तानियों की, क्योंकि $3 बिलियन क्वार्टरली हमारा आता है वहाँ से रेमिटेंस की सूरत के अंदर है। और उसके अलावा अभी परसों हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो आपको पता है 1200 जो इंडेक्स हैं वो उसके गिरे हैं, नफसियाती हद जो है वो उल्टा जो है कोलैप्स कर गया हमारा। और इसी तरीके से आप दुनिया में जितनी भी आप देख लें, इवन एशियन मार्केट देख लें, शंघाई हांगकॉन्ग को देख लें, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चाइना के अंदर पिछले 1 हफ़्ते से लोग इतना सोना ख़रीद रहे हैं कि वो कह रहे हैं 1 मिनट में 600 किलोग्राम सोना ख़रीद रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो बीजिंग के अंदर लोग हैं वो कह रहे हैं आलमी बैंकिंग निज़ाम कोलैप्स करने लगा है, इसलिए हम सॉलिड किस्म की चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई असासे हों। और यही ट्रजेक्टरी आपको नज़र आती है अमेरिका में। अमेरिका में पहले हफ्ते में जो बिलियनेयर थे उन्होंने अमेरिका के, आप समझें, ट्रेजरी बॉन्ड जो कि फ्यूचर बॉन्ड उनके होते हैं, जो सबसे दुनिया की सेफ़ इन्वेस्टमेंट है कि गवर्नमेंट जो अमेरिका की दे रही है उसको ले लेते हैं, आपके इंटरेस्ट भी मिलेगा और ओरिजिनल कीमत भी वापस मिलेगी, वो बेचने शुरू कर दिए और उसकी जगह उन्होंने गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। तो और यूरोप की सूरत हाल आपके सामने है, अमेरिका हर जगह के ऊपर ब्लंडर से ब्लंडर कर रहा है। और इसको बड़े खूबसूरत तरीके से रॉबर्ट पेप सम अप करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जो है वो जवारिया है और वो कसिनों के जो है ना तर्ज के ऊपर ये जंग उसने लड़ी है। वो कहते हैं कि इसकी मेंटालिटी
जो है वो उस तरह से है जिसमें वो कोट करते हैं टिमोथी को, जिसने किताब लिखी डोनाल्ड ट्रंप पे। 50 साल डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी जो है वो कह रहा है मैंने नेविगेट की और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ये गैम्बलर फैलेसी के ऊपर खड़ा है। ये बंदा जब बैठता है जुआ खेलने के लिए तो कहता है जितनी दफ़ा मैं दाव हारता हूँ कोई बात नहीं, एक ही दाव मैंने जीतना है। और रॉबर्ट पेप कहते हैं वो दाव इसे नहीं मिलेगा इस जंग में, और ये जंग कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा रूबिकॉन क्रॉस किया। और ये जंग का दायरा कार पाकिस्तान में हर सूरत आएगा। उसकी मैं बड़ी वजह बताता हूँ। 909 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं ईरान के साथ। और याद रखें टेक्निकली हमारे तीनों बॉर्डर इंगेज हैं इस वक्त है। ईस्टर्न साइड से इंडिया जो है वो हमें ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है। वेस्टर्न साइड से आपको पता है गुरिल्ला वॉरफेयर का ख़तरा है, जो कि वहाँ पे मोर्चा बना चुका है इंडिया अफ़गान तालिबान के साथ, और जिस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनका टेरर हब बना हुआ है। और तीसरी साइड के ऊपर हमारा ईरान का बॉर्डर उस सूबे के साथ लगता है जहाँ पे पहले बहुत इंसर्जेंसी है, जो आप सुबह शाम देख रहे हैं। और इजरायली अखबार क्लेम कर रहे हैं कि मोसाद का रब्ता हुआ है मजीद ब्रिगेड के साथ और BLA के साथ, क्योंकि जिनका पहले नेक्सस है किन के साथ, रॉ के साथ है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस करनी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो है वो वायलेंस हो सकता है, हमारे अर्बन सेंटर तक वॉर आ सकती है। और इज़राइल क्लियर है कि उसने क्या करना है वहाँ पे। उसे क्या चाहिए, उसे पूरे का पूरा फेल्ड नेबरहुड चाहिए, जिसमें उसे चाहिए रियासती ढांचे कमज़ोर चाहिए, बॉर्डर पोरस चाहिए, उसे वहाँ पे पपट रजीम चाहिए, क्योंकि उसका ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब उसी सूरत में पूरा होगा। जो लेस अटेंशन दे रहा मीडिया इस वक्त, आप देखें कि सदर्न लेबनान का 30% हिस्सा कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने 4 लाख अपने रिजर्व फौजी बुला लिए हैं। हमारा फोकस यूजुअली होता है ईरान के ऊपर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, वो वही सुप्रेमसिस्ट एक्सपेंशनिस्ट की सेटलर कॉलोनी की मेंटालिटी के तहत अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी तक चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पे अमेरिका में एक और डिबेट भी चल रही है कि ये डिस्ट्रैक्शन है एप्स्टीन फाइल से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ वीडियोस जो हैं वो मोसाद के पास हैं, इजरायलियों के पास। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल क्लूलेस हो के इस वॉर में वो करते चले जा रहे हैं जो कि इजराइल उनसे जो है डिमांड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में सैनिटी परवेल, अगर आप कहें मुझसे पूछें परवेल करेगी, आई डोंट थिंक सो, सिवाय ये कि सेनेट अपर हाउस अगर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर देता है, क्योंकि वहाँ के ऊपर आपको पता है पावर का चेक्स है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह भी थे, मैं सिर्फ आपको उससे मुझे लगता है डाटा जो है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। 4 दिन की जंग चौथे वीक में दाखिल हो चुकी हुई है। 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है अमेरिका को, पर आवर उन्हें 78 लाख डॉलर का पड़ रहा है। इसराइल 30 करोड़ डॉलर जो है वो पर डे जो है, सॉरी आप कह लें कि पर डे कंज्यूम कर रहा है, 30 करोड़ डॉलर के करीब है। और उसके अलावा ईरान जो दुनिया का 4% तेल कंट्रोल करता था, आज दुनिया का 24% तेल कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने 20 जो अपना परसेंट पेट्रोल है वो यहाँ से गुजर नहीं जिस तरह से वो दे रहा। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, ईरान ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि अगर स्विस कनाल से ट्रांजिट फ़ीस क्लेम कर सकता मिस्र, तो अबनाए हुरमस का वो हिस्सा तो 12 नॉटिकल माइल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सी हमारे कंट्रोल में है। तो हमारे दरवाजे के सामने से जो गुजरेगा हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके आपको पेमेंट करना पड़ेगी। तो ये अगर चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है, और ये इनकी 5वीं डिमांड है जो कल उन्होंने सामने रखी है परसों अमेरिका के। याद रखें अगर ये मान ली जाती है तो उसके बाद पेट्रो डॉलर क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को यहाँ से गुजरते वक्त पेट्रो युआन करना पड़ेगा, और यही चाइनीज़ चाहते हैं। और याद रखें ये ईरान अकेला जंग नहीं लड़ रहा, इसमें शेडो वॉर के अंदर पूरा इस वक्त रशिया साथ है उनके और चाइना साथ है। मैं आपको फैक्ट्स इसके हवाले से बताता हूँ। चाइना, उनका जो इस वक्त BeiDou 3 कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट है वो हाई आल्टीट्यूड के साथ सपोर्ट कर रही है इनके डिफेंस सिस्टम को और इनके अटैक को, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट। और लोअर उनका जो ऑर्बिट है जो कि लोअर आल्टीट्यूड के साथ सिग्नल को मेंटेन करता है, वो इनके मिज़ल को हाईली प्रिसीजन दे रहा है टारगेट है। तो वहाँ पे इस वक्त चाइना भी, और चाइना इसलिए भी याद रखें, चाइना और इस वक्त रशिया मिलके अमेरिका को यहाँ पे वो सिनेरियो देना चाहते हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलके सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में दिया था। तो वो इसी आबनाए हुरमस के अंदर उसे डिच करना चाहते हैं, और इसराइल और जो रशिया है वो स्कोर सेटल करने की तैयारी में है। अभी कल खबरें आ रही थी, वॉल स्ट्रीट के क्लेम कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस दी जा रही है, उसके अलावा वो उनको फूड देने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है इस वक्त है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का आप कह लें कि फियास्को क्रिएट किया उसने, अमेरिका के साथ डिससर्विस की है कि उसने अपने इत्तेहादियों को मुकम्मल तनहा छोड़ दिया। जनूबी कोरिया से उसने
उतार लिया थॉड का सिस्टम, क्योंकि थॉड सिस्टम की तमाम बैटरीज तबाह कर दी हैं इस वक्त ईरान ने। बहरीन के पास कोई थॉड का सिस्टम नहीं। 5th नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर उसे कल ताला लगा दिया गया, बहरीन के अंदर है, और तमाम नेवल एसिड अरेबियन सी के अंदर वो पीछे की तरफ करके ले गए हैं। इस वक्त टेक्निकली कोई दूर दूर तक जीसीसी कंट्री से थ्रेट नहीं है ईरान को पोटेंशियल। हाँ, उनका नेवी के फ्लीट, और याद रखें ये 5 दिन का पाज, और जो जिसे उन्होंने कहा 10 दिन करेंगे, उसकी वजह क्या है कि वो री आर्म कर रहे हैं अमेरिकन अपने आप को। वो दोबारा से गोदाम से असला जो थोड़ा बहुत रह गया वो लेके आ रहे हैं, लेकिन ईरान को अच्छी तरीके से पता है ये 1 महीना जंग नहीं चलेगी। और ये हम नहीं कह रहे, रॉयल मेटल सबसे बड़ी कंपनी यूरोप ही कह रही है अमेरिका 1 महीना स्टॉक पाइल रखता ही नहीं, जहाँ से मर्जी लेके आ जाए वो ये ब्लीड हो जाएगा बुरे तरीके से। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं ये जेस्चर देना चाहते। और उसके साथ ही उसके सीईओ ने ख़तरनाक बात की है। उसने क्या प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर न्यूक्लियर अटैक का जो रेशो है वो 22% से 47 पे चला गया, कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में ये इंप्रेशन नहीं देंगे कि मैं जंग से निकल आया हूँ और हार गया हूँ। तो उन्होंने क्या शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाए, और उन्हें यही ख़तरा जो है वो इसराइल से है। आप यकीन करें इसराइल की पूरी वॉर 4 दिन पहले एक अटैक के बाद ख़त्म हो चुकी है टेक्निकली, जब डिमोना शहर, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, उस शहर के अंदर इनका खैबर शिकन गिरा और उसने वहाँ के ऊपर ज़मीन को दहला दिया। तो इरानियंस ने बता दिया आपके इंटरसेप्टर काम नहीं कर रहे, और अब हम आपको हिट लिस्ट के ऊपर ले आए हैं, और उन्होंने कहा हम आपके साइंटिस्ट वैसे मारेंगे जिस तरह आपने इरानियन साइंटिस्ट को मारा है। तो एक पैनिक मूवमेंट के अंदर उनका भी एक डॉक्ट्राइन है इसराइलियों का, और वो है शमोन चॉइस। वो कहते हैं हर सूरत में, जिसे सैमसंग कह सकते हैं आप, है ऑप्शन, सैमसंग ऑप्शन। उन्होंने कहा हम सैमसंग ऑप्शन के तहत उस मुल्क को न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे जो हमारे वजूद के लिए ख़तरा हो। और अमेरिकन थिंक टैंक्स क्लेम कर रहे हैं कि इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है। इसका मतलब है इजराइल इस ऑप्शन की तरफ जा सकता है। अब सीइंग इज़ बिलीविंग, याद रखें वॉर में हमेशा स्पेकुलेट किया जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि जब जापान ने अटैक किया था कोमा काजी का पर्ल हार्बर पे, तो टैक्टिकली बड़ा शानदार था कि आपने जाके पर्ल हार्बर को उड़ा दिया, लेकिन स्ट्रेटजिकली ये उनकी ज़िंदगी का बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, और हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल मैन फैट बॉय फेंका गया। वो आपको पता दुनिया के अंदर कि जंग ख़त्म हो गई और करोड़ों, उसके अंदर लाखों लोग मारे गए। तो रॉबर्ट पेप कहता है डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं विदाउट नोइंग दिस वेरी फैक्ट, कि उस वक्त उन्हें क्यों लगा कि कोमा काजी ऑपरेशन करना ठीक है। वजह क्या थी कि वो जो जंग का एक इल्यूजन क्रिएट करके डिलूजनल अपना माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, तो उन्हें लग रहा था जंग हमारे हाथ में है। और नाज़ीज़ को भी यही लगता था जब उन्होंने एंड टाइम पे डिच कर दिया सोवियत यूनियन को, और वॉर के अंदर उसकी सूरत हाल ऑल टुगेदर बदल गई। तो उनका मानना यह है अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर का, हालात बद से बदतरीन होने जा रहे हैं, और अमेरिका अपने दोनों पाँव में गोली मारेगा अगर इसने फैसला किया राउंड 3 में जाने का। वो कह रहे हैं दोनों राउंड ईरान जीत चुका हुआ है, क्योंकि ईरान ने एक ही काम करना था, सरवाइव करना था, और रजीम कंसोलिडेट है, रजीम मुकम्मल तौर के ऊपर वहाँ के ऊपर इंटैक्ट है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी तक उन्होंने अपना जनाजा नहीं पढ़ा अपने जो आयतुल्ला अली खामनाई का। 149 दिन के बाद उन्होंने दफन किया था हिजबुल्लाह ने अपने लीडर को, आपको याद होगा उनके नाम मेरा मिस हो रहा है, उनके हसन नसरुल्लाह को। तो इरानियन ने कहा हमने उनकी इमानतन तदफीन की हैं, हम 2 जनाजे पढ़ेंगे, एक अमेरिका का जनाजा पढ़ेंगे जब वो हार के निकलेगा, और दूसरा आयतुल्ला अली खामनाई का। और कल कालीबाफ ने बात की है कि अमेरिका वो टाइटैनिक था जिसे नज़र नहीं आया आइसबर्ग, और हम वो आइसबर्ग हैं जो इसे डुबो के रहेंगे। तो ये डिफाइन स्टोन बताती है कि वो दूर दूर तक सीज़ फायर करने के लिए जो है तैयार नहीं। याद रखें उसकी बड़ी रीज़न है, 2 दफ़ा अमेरिका ने डिच किया उन्हें, और वो कहते हैं कंप्रीहेंसिव और परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए। और वो क्या है, हमें गारंटी चाहिए ये एग्रेशन लॉन्च नहीं होगा, उसके अलावा हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट ना किया जाए, और थर्ड जो ऑप्शन उन्होंने रखी हुई है वो यही है कि हम हर सूरत में एक सॉवरन नेशन की तरह अपनी न्यूक्लियर सिविल कैपेबिलिटी को रखना चाहेंगे। और आयरनी क्या है कि ये जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये भी मैं आपको बताऊं कि इजराइलियों का प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप है। आप पूरी हिस्ट्री, ये आप शायद मेरे ख्याल में यहाँ पे इवेंट हुआ होगा कि एप्स्टीन फाइल के हवाले से, एप्स्टीन की 2013 की ईमेल कहती है डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी में एक डिसेंट सेल नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को लॉन्च करने वाला बंदा स्टीव बैनन, जो चीफ स्ट्रेटजिस्ट है, आज दुनिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो एक ज़ायनिस्ट है जिसके कनेक्शन है मोसाद के साथ। और ये वो बंदा है कि अमेरिका के तमाम फ़िल्टर को गुजार के डोनाल्ड ट्रंप बन गया। और 2024 में इस 24 में इसलिए इसे लॉन्च किया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप फेवर दे सकता है इसराइलियों को, वो कोई अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं दे सकता वैसे। इसीलिए साल अभी पूरा नहीं हुआ और उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। तो मुझे लगता है कि हैवक मैं देख रहा हूँ, आई एम सॉरी कि कोई ऐसी
आप मुझे कहें कि कोई पिक्चर जो है बड़ी रोज़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। पिक्चर बड़ी ख़तरनाक है, डिज़ास्ट्रस है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो केंट ने रिज़ाइन करते वक्त कहा कि मेरी बात को डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाया नहीं जा रहा, और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हालात बड़े ख़राब हैं। वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को डेली 2 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है स्क्रीन पे मल्टीमीडिया पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टफ़ ब्लो हो रहा है वो दिखाया जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश होता है। उसे कहा जाता है मिस्टर प्रेसिडेंट हम जीत रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो कहता है ग्राउंड रियलिटी से मुतल्लिक जब हम लोग इंटेलिजेंस वाले उन तक जाना चाहते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर कर दी जाती है। और वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप क्लूलेस है, उसे कुछ पता नहीं इस वक्त क्या हो रहा है, ईरान के ऊपर है। और जो जनरल केन है वो भी नाराज़ नज़र आता है, क्योंकि वो कहता है पीट हेगसेथ मुझे करीब नहीं जाने देता। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ ये वियतनाम में पाँव रखना है। अब याद रखें, आप अगर ये चीज़ इसी पैटर्न के साथ बढ़ती है तो रॉबर्ट पेप कहता है कि सीट बेल्टें बांध लें, आपके घर का फूड भी ख़त्म होने वाला है, फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है, फर्टिलाइज़र भी, क्योंकि ईरान ने सर्वाइव करना है, नो मैटर उसकी कॉस्ट उनको क्या पे करनी पड़े, जितनी लीडरशिप एलिमिनेट हो जाए। और अगर जंग का दायरा कार इसकी हीट ज़्यादा गई गल्फ़ में तो डेफिनेटली पाकिस्तान का, आपको पता है माहिदा उनके साथ है, हमें हर सूरत में उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा। और उसकी बड़ी रीज़न ये माहिदा नहीं है, उनका $6 बिलियन जो हमारे सेंट्रल बैंक में पड़ा है, और फिर रेमिटेंस इसी तरीके से आपको पता है यूएई का भी है। तो हमारी तो डिपेंडेंसी उनके ऊपर है। और याद रखें आईएमएफ के साथ हमारा ताल्लुक, डब्ल्यूबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारी इकोनॉमी चोक कर सकती है। और ये मोमेंट को इंडिया एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले से तैयार है कि यहाँ पे वो जो रेडिकलाइज कर सकता है और यहाँ पे स्लीपर सेल अपने एक्टिव कर सकता है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अगर जंग के अंदर एस्केलेशन होती है तो हमारे लिए बड़ी जो है आप कह लें हॉरेंडस सिचुएशन है। मैं अभी परसों की आपको बात बताता हूँ, हमारे जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा बड़ी ख़तरनाक बात है कि चाबहार के करीब जो है इजरायली जो मिज़ल्स आके गिरे हैं, और चाबहार सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है गवादर से। और याद रखें सी पैक जो गारंटी थी हमारी है, जिसे हम कहते थे ये पोस्टर बॉय है अपना, हमारे इकनॉमिक जो गेम चेंजर है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आप समझ लें कि बैक बर्नर के ऊपर चली गई हुई हैं। और मेरे ख्याल में मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि बड़ा ब्लीक सिचुएशन सूरत हाल में देख रहा हूँ पाकिस्तान की। आर्मी क्लेम कर रही है $9 बिलियन का हमें बजट चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर दूर दूर तक सैनिटी परवेल इसलिए नहीं कर रही क्लास कह गया हूँ कि दूर दूर तक जो यूनाइटेड नेशन है उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जितने डिस्पैच किए हैं मरीन्स, उसके अंदर उन्होंने सेनेट से नहीं पूछा, लोअर हाउस से नहीं पूछा, उन्होंने आवाम की परवाह नहीं। और सूरत हाल इतनी ज़्यादा जो है वो गंभीर हो गई हुई है कि कल अमेरिकन सेनेटर जो हैं वो हाथापाई पे उतरे हुए थे। उन्होंने मार्को रूबियो को कहा, और ये वो सेनेटर हैं जो रिपब्लिकन है, कि तुम क्यों इसे ब्लैक बॉक्स की तरह जो है वो रख रहे हो इन्फॉर्मेशन को, हमें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करो कि क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारी, क्या एंड गेम है। और रॉबर्ट पेप कहता है ट्रंप की प्लान ए था कि उसका कोई प्लान नहीं था, और उसका प्लान बी कभी था ही नहीं। और अभी आज अपना खबर आई है कि जिम मैटिस जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म के अंदर लगाए वज़ीर दिफा थे, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम पहुंचा दिया गया है, डोनाल्ड रम्सफील्ड वाला, कि देयर इज़ अननोन, वहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता और तुम्हें इस बात का नहीं पता। यू डिडंट नो दैट यू डिडंट नो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है जिस तरीके से चीज़ों को लाइटली लेते हैं। और टिमोथी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप 40 साल से अपना माइंड नहीं बदल सका। वो 1980 में भी समझता था कि खार्क रीजन पे कब्ज़ा करना चाहिए, और आज भी वो यही समझता है। वो कहते हैं इसके जहन ने इर्तिका नहीं किया, ये उसी सोच के तहत चीज़ों को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा क्लाउन है जो ना सिर्फ अमेरिका की इकॉनमी को लेकर डूबेगा, बल्कि हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी सूरत हाल को मज़ीद मुझे लगता है वो मुश्किल बनाएगा।